प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के इतिहास विषय में द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज पढ़ेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव और निष्कर्ष। देखिए, भारतीय इतिहास की एक सोची समझी नीति के तहत अपने ही नागरिकों द्वारा तोड़ा मरोड़ा व गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। अतः इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत से भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जागृत करने के लिए भारतीय इतिहास को अलग रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम नागरिक थे। कैसे थे? पिछड़े हुए और आदिम नागरिक थे जो अपना शासन स्वयं नहीं संभाल सकते। इसके उत्तर में भारत के नागरिक अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म व संस्कृत, कानून व दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका मानना था कि इस युग के पश्चात पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। नागरिकों को एकजुट करने के लिए इन प्रयासों की अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह बिंदुओं का अतीत था। जिन तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के नागरिक अपने आप को अलग अलग महसूस करने लगे थे। आगे देखिए, निष्कर्ष। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का साझा कार्यक्रम भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों व वर्गों को एक साथ खींच लाया था, क्योंकि ये सब एक ही शत्रु के खिलाफ आंदोलित थे और वह शत्रु था ब्रिटेन शासन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिकों के असंतोष और समस्याओं को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का, परंतु जैसा कि हमने अध्ययन किया, इन आंदोलनों में भाग लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग भिन्न भिन्न आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ भाग रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत ही व्यापक थीं, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही कारण है कि आंदोलन के अंदर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से आजादी की इच्छा रखने वाली बहुत सी ध्वनियों का पुंज था। जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से आजादी की इच्छा रखने वाली बहुत सी ध्वनियों का पुंज था। देखिए, शब्दावली देख लीजिए। राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त एक ही राष्ट्र के प्रति सामूहिक रूप से समान भावना व्यक्तित्व की
समान भावना का साझा राष्ट्रवाद कहलाता है। रॉलेट एक्ट सन 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम। इस एक्ट द्वारा पुलिस को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। पिकेटिंग, एक शब्द आया था बीच में, पिकेटिंग। पिकेटिंग देखिए, प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें नागरिक किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। और एक शब्द बीच में आया था, गिरमिटिया मजदूर। देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बहुत से नागरिकों को कार्य करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी अनुबंध को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे जो पढ़ाया गया है आज, उसे अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप पर अवश्य डालें।